अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार काशिफ़ सरफ़राज़ है। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। इसकी वजह ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के अंदर सीट्स आई हुई हैं, जिसमें एसडीओ की सीट के सिलेबस का ये हिस्सा है एक्ट। इसमें से एट लीस्ट 10 या 11 नंबर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं, जो आपने तैयार करने हैं। इसके जो टोटल सेक्शन हैं वो 18 सेक्शन हैं। ये भी एमसीक्यू आ जाता है। मैं पढ़ाने के दौरान मैं विद इन 5 टू 6 मिनट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पढ़ाने के दौरान मैं आपको मेन जो इसके एमसीक्यू बनेंगे बनेंगे वो भी बता दूँगा, और लास्ट में मैं मेरे पास एमसीक्यूज़ जो 70 मैंने खुद से तैयार किए हैं वो आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। उसकी कंडीशन ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद आपने मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो मैं आपको फ़ौरन उसका जो एमसीक्यू मेरे पास मौजूद है वो फ़ौरन आपको मैं शेयर कर दूँगा। इसमें सेक्शन जो है वो 18 है। एक शेड्यूल है जिसके अंदर आर्टिकल्स बताए गए हैं। 41 आर्टिकल्स हैं जिनके होर्डिंग इल्लीगल की गई है। होर्डिंग बेसिकली होता है कि कोई किसी चीज़ को स्टॉक करना सिर्फ आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ाने के लिए अपने पास स्टॉक करना, एक लिमिट से ज़्यादा जो लिमिट डिटर्मिन की है गवर्नमेंट ने कि आप इतनी ये जो आर्टिकल्स अपने पास रख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपके पास मौजूद है वो भी होर्डिंग के ज़मरे में आएगा। अब होर्डिंग की ये जो कानून है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में 2019 में जो कोरोना कोविड-19 आया था उसमें लोगों ने मोस्टली जो है होर्डिंग की है एशिया की, जिसके तनाज़र में इन्होंने ये लेजिस्लेशन की है। अब ये जो एक्ट है ये एक्ट नंबर 15 है 2020 का। जो एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वो एक्ट नंबर 15 है। 11 अगस्त 2020 को ये पास हुआ था। ये भी एमसीक्यू दोनों आ सकते हैं। 18 इसके सेक्शन है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। एक शेड्यूल है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। इसका जो प्रियम्बल है वो बताता है कि होर्डिंग चीज़ों की करना वो गैर कानूनी है। प्रियम्बल किसी भी कानून की मेजर या थीम होता है एक कानून का, किसमें हमने क्या आगे डिस्कस करना है। इसका जो सेक्शन 1 है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ये एमसीक्यू में आ जाता है, आया भी अक्सर हुआ है। ये इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब, ये पूरे पंजाब की हद तक इसकी है इन्फोर्समेंट। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। और ये कब इन्फोर्स हुआ, ये कम इनटू फोर्स एट वंस मींस कि 11 अगस्त 2020 को हुआ। अब डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन जो 2 है उसमें चंद एक डेफिनेशंस बताई गई हैं। जो डेफिनेशन इस लॉ के अंदर जब भी ये वर्ड आएगा उसका मतलब ये लिया जाएगा, डेफिनेशन ये होती है। अब आर्टिकल्स जो है ये ए जो है सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए उसमें बताया गया आर्टिकल्स क्या है जो स्पेसिफाइड कर देंगे इन स्केजुअल। जो लास्ट पे स्केजुअल दिया गया उसके अंदर जो आर्टिकल बताए गए हैं वो आर्टिकल की डेफिनेशन में आते हैं। कोड क्या है? कोड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये कोड का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो सीआरपीसी की बात करेंगे, सीआरपीसी भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि ये अक्सर हर किताब में हर जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जिक्र होगा। डीलर कौन होता है? जो पर्सन वो सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, या जिनकी फर्म होती है या कंपनी होती है, रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, कोई बॉडी हो, पर्सन हो, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं परचेजिंग का, सेलिंग का, स्टॉकिंग का, ठीक है। मैन्युफैक्चरर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, पैकेजर हो सकता है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, जो भी है ये इस डीलर की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसके बाद गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है ई के, ई जो सब क्लॉज ई है हॉर्ड और होर्डिंग की। अब हॉर्ड और होर्डिंग क्या है? जो इस कानून की मेन चीज़ है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, स्टॉकिंग करना और स्टोरिंग करना एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स अलाउड। जितने आर्टिकल्स अलाउड किए गए हैं उसकी तादाद से ज़्यादा अपने पास स्टॉक रखना और स्टोर करना, ये होर्डिंग में आता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। इसके बाद है कि होर्डिंग इसमें भी आएगा जब एक चीज़ की लिमिट नहीं बताई गई। तो
वो आप अपने पास सेव रखते हैं लेकिन विदाउट ऑफ़र फॉर सेल। अगर आप उसको सेल करने के लिए ऑफ़र नहीं करते तो वो होर्डिंग में आएगी। अब इसमें नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ऑफिसर कौन होगा, डिप्टी कमिश्नर जो ज़िला का होता है वो ऑफिसर इसमें होगा। तो इसके बाद है सेक्शन 3, प्रेस्क्राइब की बात कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इसके बाद सेक्शन 3 आता है, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। एनी डीलर हु इज़ फाउंड टू होर्ड एनी आर्टिकल, जो भी डीलर किसी आर्टिकल को वो होर्डिंग करता है वो गिल्टी होगा। इस कानून के तहत उसकी सज़ा 3 साल तक सज़ा हो सकती है और उसे जुर्माना भी होगा 50% का, जो उसकी वैल्यू बताई गई है किसी भी प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी उसने, जो आर्टिकल उसने अपने पास सेव रखे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आ सकता है, डीसी वाला भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप अपने पास एक काइंडली किताब खोल के रख लें, जिससे ये है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा है, तो आप काइंडली अपनी किताब खोल के अपने पास रख लें ताकि आसानी हो आपको समझने में। अब इसके बाद है पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल्स। अब पावर टू सर्च क्या है और सीजर किस तरह आर्टिकल किए जाएंगे। जब भी किसी ऑफिसर को शक होता है, ऑफिसर मीन जो डीसी है, अब इसके बाद जो आपकी फोर्स बन रही इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के तहत इसके पास अख्तियार होगा, जब उसको शक गुजरता है या कोई इतला मिलती है, खुद से शक हो या इतला मिले कि इस जगह पे कानून की वायलेशन करते हुए होर्डिंग की गई है, तो वो ऑफिसर तहरीरी तौर पर लिख कर शक की बुनियाद पर उस जगह पर दाखिल होगा बग़ैर वारंट के। और किसी भी जगह पे दाखिल होकर डीलर के कोई भी जो आर्टिकल उसने या खाता जात या जहाँ पे वो रजिस्टर या कोई चीज़ें रखी हुई हैं उनको सर्च भी कर सकता है और सीज़ भी कर सकता है। अगर कोई आर्टिकल इसके अंदर यही बताया गया, ये भी बताया गया, अगर कोई आर्टिकल मिल जाता है तो वो ऑफिसर फ़ौरन उसे अपने कब्ज़े में लेगा और रिपोर्ट तफसीलन तैयार करेगा इस बाबत। और इसके बाद बताया गया है इस प्रोसेस में सर्च और सीज़र में कोड ऑफ क्रिमिनल अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी में बता दिया है कि इसने सीज़ किस तरह करना है और अपने पास किस तरह रखना है और सर्च किस तरह करना है। इसलिए इसका जो कोड है, कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम सेक्शन 5 की बात करेंगे, जिसमें बताया गया है पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स। अब जो ऑफिसर है वो, उसके पास ये पावर है कि वो आर्टिकल को सीज़ कर सकता है, सीज़ शुदा आर्टिकल को ऑक्शन कर सकता है, ऑक्शन करके बेच सकता है। ठीक है, और जो रकम उस ऑक्शन की प्रॉपर्टी से आएगी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट वाले अकाउंट में जमा करवाएगा। अब इसका भी प्रॉफिट वाले अकाउंट का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी आ सकता, एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह इसमें जो सब क्लॉज ए है, अगर मुलज़म जिसके आर्टिकल इन्होंने सीज़ किए हैं अगर वो बरी हो जाता है, जिसको सेक्शन 3 के तहत जिसको सज़ा मिलनी थी, अगर वो ट्रायल के बाद बरी हो जाता है, तो जो जमा शुदा रकम है जिसकी ऑक्शन की गई है उसको मुनाफे के साथ वापस किए जाएंगे जाएगा और ये एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह अगर मुलज़म को सज़ा हो जाती है दफ़ा 3 के तहत, जो मतलब 3 साल सज़ा है या फ़ाइन है, हो जाती है सज़ा, तो उसकी जो रकम है और मुनाफा जो है वो ख़जाना सरकार में जमा होगा। इसका भी एमसीक्यू आ सकता है, ये आप नोट डाउन कर लें। इसी तरह इसके बाद सेक्शन 6 आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेंस ये होता है कि किस, ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, इसकी एफआईआर हो सकती है, नहीं हो सकती, इस काबिल ज़मानत है, नहीं है, कौन किस मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है इसका कॉग्निजेंस लेने का, वो यहाँ पे बताया गया है। ये काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, इसकी एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसमें प्रोसीडिंग हो सकती है और ना काबिल ज़मानत जुर्म है, इसका भी एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह जो मजिस्ट्रेट हैं सेक्शन 8 के तहत वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं सिर्फ ऑफिसर की तहरीरी इंफॉर्मेशन पर। इसी तरह ऑफिसर गिरफ़्तार भी कर सकता है किसी भी बंदे को बग़ैर वारंट गिरफ़्तारी के, जिसके ख़िलाफ़ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद हो।
तो इसके बाद सेक्शन 7 आता है ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशन ईटीसी। अगर ऑफेंसेस कॉरपोरेशन करती है, कंपनी करती है, जो इसमें करने वाले काम मैनेजर ये वो सारे जो लोग अगर ये जुर्म करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ अगर जुर्म साबित होता है तो उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जहाँ पे वो जुर्म हो रहा हो। इसका भी एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ अगर कोई बंदा इसी दौरान ये साबित कर देता है कि ये जो जुर्म हो रहा था, होर्डिंग हो रही थी, इसमें वो खुद शामिल नहीं है, बल्कि उसने सारी कोशिशें की हैं कि ये जुर्म ना हो, तो उस बंदे की हद तक वो कार्रवाई नहीं होगी, बाकी सबकी हद तक ये कार्रवाई की जाएगी इस कानून के तहत। इसके बाद सेक्शन 8 आता है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस समरली। ये समरी ट्रायल होगा जो सेक्शन 260 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 262 से लेकर 265 में बताया गया है। इसको जो ट्रायल करेगा वो स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा जो अंडर सेक्शन 14A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अपॉइंट किया गया हो, वो इसका ट्रायल करेगा। समरी ट्रायल होगा। और इसके ऊपर उसने एक पॉइंट आउट की है बात कि 262 सब क्लॉज 2 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की है वो ट्रायल के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसका भी एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह ट्रायल जो है वो विद इन 30 डेज़ जो ट्रायल मुकम्मल होगा, इसका ज़रूर एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, तो आप काइंडली इसको भी नोट डाउन कर लें। इसके बाद सेक्शन 9 आता है अपील। अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन जिसको ये सज़ा हो जाती है इसके ट्रायल के बाद, वो विद इन 30 डेज़, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। ये 30 डेज़ वाला एक एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। 30 दिन के अंदर अपील करेगा, कहाँ पे? सेशन जज साहब के पास। ठीक है, सेशन जज जो उस अपील का फ़ैसला विद इन 30 डेज़ ही करेगा, उसमें उसको बरी कर सकता है, सज़ा दे सकता है, जो भी उसके इख्तियारात हैं वो सारे कर सकता है। ये 30 डेज़ वाला एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। इस तरह अब सेक्शन 10 है रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर। जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये होर्डिंग इस जगह पे हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन को देखते हुए जब उस बंदे को सज़ा हो जाती है सेक्शन 3 के तहत, तो उस सज़ा के बाद जब प्रॉपर्टी जो होती है, जो मुनाफा होता है, जब ख़जाना सरकार में जमा होना होता है, उसका 10% इसको बतौर गिफ्ट इनाम दिया जाएगा। ये इसका इंटाइटल्ड होगा, ये इसको अवार्ड दिया जाएगा इक्वलेंट टू 10%। लाइक 1 लाख रुपए तो उसे 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये जो है ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका एमसीक्यू आ सकता है। इसके बाद है सेक्शन 11 इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन में ये आता है, ये भी एक जुर्म है। इसमें एक सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 वो भी जुर्म है, और एक सेक्शन 11 ये भी एक जुर्म है। इन दोनों के तहत एफआईआर हो सकती है। अब अगर कोई फीसद तहरीरी तौर पर रिक्वायर करता है कि जो डीलर है वो डिक्लेयर करे कि उस अपना स्टॉक उसके पास कितना है, कितने उसने सेल किया, कितने ख़रीदारी किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, जो भी उससे रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन, ये जो है डीलर वो पाबंद है कि उसको वो इंफॉर्मेशन दे जब वो तहरीरी तौर पर उससे मांगेगा। ऑफिसर, मालक, मैन्युफैक्चरर किसी से भी आर्टिकल के बारे में स्टॉक डिक्लेयर करवा सकता है किसी भी वक्त। अब वक्फा से या किसी भी वक्त उससे ये स्टॉक डिक्लेयर करवा सकता है। इसका भी एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह जो सब क्लॉज 3 है जिसके तहत डिक्लेरेशन में शामिल होगा स्टॉक वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की तारीख, और इसके बाद इन्वॉइसेस की कॉपीज़ देख सकता है, सेल और सेल का मुआहदा देख सकता है। ये सारी चीज़ें उससे मांग सकता है जो डीलर होता है, ये जो ऑफिसर है। जब ऑफिसर वेरिफिकेशन स्टॉक के किताबचा की या दस्तावेज़ात की भी कर सकता है। इसी तरह वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ऑफिसर मालकान से तफसील, लोगों की, दुकानदार की, फ़र्म की, कंपनी की, जिनसे वो ख़रीदारी करता है या जिनको वो माल फ़रोख्त करता है, इसकी भी वेरिफिकेशन कर सकता है। हाँ, जब सेक्शन इसके बाद सेक्शन 12 है, जब अगर ये डीलर जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन देता है जिसका असल मकसद ये है कि आर्टिफिशियल महंगाई को किया जाए ताकि इसको ज़्यादा बेनिफिट हो, तो वो इस कानून के तहत अक्यूज़्ड होगा और इस ऑफेंस की सज़ा भी 3 साल और
1 मिलियन तक जुर्माना यानी कि 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 3 साल सज़ा और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ये भी सज़ा वाला भी MCQ आ सकता है। यहाँ पे झूठी इन्फॉर्मेशन या झूठी वेरिफिकेशन देने पर जो जुर्म सरजद होगा वो सेक्शन 12 के तहत FIR होगी, तो उसे भी 3 साल सज़ा हो सकती है। ये भी आपके MCQ में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर एक्ट। जो ऑफिसर इस कानून के तहत प्रोसीडिंग कर सकता है उसके खिलाफ ना कोई सूट हो सकता है, ना कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है, ना कोई लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है। अगर उसने इन गुड फेथ किया है, अगर इन गुड फेथ नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग हो सकती है। ये बात अपने माइंड में रखनी है। और सेक्शन 14 है एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर। अगर ये भी MCQ आ सकता है, ऑफिसर किसी भी लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मदद ले सकता है और वो पाबंद हैं इसे मदद देने की, जहाँ पे भी उसे एड रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद सेक्शन 15 है पावर टू मेक रूल। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए रूल बना सकती है। जो ये जो कानून है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, सेक्शन 16 जो है ये दूसरे लॉज की प्रोविजन को ओवरराइड करता है और जो इस लॉ की प्रोविजन है ये इफ़ेक्टिव होंगी। इसके बाद सेक्शन 17 है पावर टू अमेंड स्केजुअल। जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गज़ट के तहत नोटिफिकेशन करके इसमें शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, ऐड और ओमिट कुछ भी कर सकती है। जैसे अब पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उनके जब ऑफिसर्स होंगे DC वाली जगह पे उनको भी रखा जाएगा, वो भी ऑफिसर हैं क्योंकि उनको बाख्तियार किया जाना है। तो मे भी इस पॉइंट के ऊपर अमेंडमेंट करे पंजाब गवर्नमेंट। इस तरह है रिपील। रिपील होता है जो पहले कानून इस पॉइंट के ऊपर चल रहा है उसको ख़त्म करना। इसमें द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 जो 6 नंबर कानून बना था, ऑर्डिनेंस बना था 2020 का, उसको इसके तहत रिपील कर दिया गया है। लिहाजा उसकी एप्लीकेशन अब नहीं होती। ऑर्डिनेंस गवर्नर पास कर सकता है या सदर पास कर सकता है। उसकी मुद्दत कम होती है, 120 दिन हो सकती है, 90 दिन हो सकती है। इसलिए वो जो ऑर्डिनेंस है वो रिपील हो गया और ये कानून इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद स्केजुअल जो 1 है जो सेक्शन 2 के तहत बना हुआ है, इसमें जो डिफरेंट 41 आर्टिकल्स इन्होंने बता दिए हैं जिनकी होर्डिंग मना है। टी है, वाइट शुगर है, मिल्क है, पाउडर मिल्क है, मिल्क फूड, ईडेबल ऑयल्स, साल्ट, पोटैटोज, ऑनियन, ये चीज़ें, फ़िश है, बीफ है, मटन है, एग्स है, हर चीज़ इसमें शामिल कर दी गई है। ये प्रोहिबिटेड है। इसके तहत भी आपसे वो MCQ पूछ सकता है। सो इसके बाद ये MCQs जो मैंने खुद बनाए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करेगा मैं उसको शेयर कर दूंगा। उसने सिर्फ मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है तो मैं फ़ौरन उसके साथ शेयर कर दूंगा। उसकी जो मुझे वो नंबर देगा व्हाट्सएप के ज़रिए भी, या ये इसी के ज़रिए जो यूट्यूब चैनल है इसी के ज़रिए मैं शेयर कर दूंगा। ये देख लें 70+ क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, MCQs हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।